नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है और बहुत सारी चर्चा लेकर हाजिर हूं मैं शकील साजिद। छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी खास फख्र की बात। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मशहूर रेडियो कार्यक्रम मन की बात में एक बार फिर छत्तीसगढ़ का नाम गूंजा। इस बार पीएम मोदी ने राज्य में काले हिरणों को बचाने के लिए किए जा रहे शानदार कामों की जमकर तारीफ की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात बताया। रायपुर के भाटा गांव में बड़ी संख्या में लोगों के साथ बैठकर यह कार्यक्रम सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री किसी राज्य की मेहनत को राष्ट्रीय स्तर पर सराहते हैं तो इससे वहां के लोगों का जोश दुगना हो जाता है। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण और वन्य जीवों को बचाने के लिए पूरी तरह समर्पित है। काले हिरणों की संख्या का बढ़ना इस बात का सबूत है कि हमारी कोशिशें सही दिशा में है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने सिर्फ हिरणों की नहीं बल्कि बांस की खेती और पवन ऊर्जा यानी हवा से बिजली बनाने की संभावनाओं पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बांस से मिलने वाली सुविधाओं की वजह से महिलाओं की कमाई बढ़ी है, जो महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण है। इस मौके पर एक बहुत ही खास और अपनापन भरी तस्वीर भी देखने को मिली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने घर से छत्तीसगढ़ी व्यंजन का खाना बनवा कर लाए थे। उन्होंने वहां मौजूद आम लोगों और बड़े नेताओं के साथ बैठकर जमीन पर खाना खाया। सीएम साय ने कहा कि साथ मिलकर भोजन करने से समाज में भाईचारा और एकता बढ़ती है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, वन मंत्री केदार कश्यप समेत कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। मन की बात का यह अंक छत्तीसगढ़ के लिए खुशियों भरा रहा। संबोधन में मोदी ने साफ कर दिया कि छत्तीसगढ़ न केवल अपनी संस्कृति बल्कि प्रकृति और जीव जंतुओं के संरक्षण में भी देश को नई राह दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 77 से बढ़कर 200 से ज़्यादा काले हिरण अब बारनावा पारा में पाए जा रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बड़े सुकून, बड़े फख्र की बात है और बिला शक इसमें वन विभाग और दूसरे तमाम संरक्षण करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को इसका श्रेय जाता है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित। आजकल आईपीएल के मैदानों पर तहलका मचाने वाले गबरू जवान अभिषेक शर्मा की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं, लेकिन उनकी कामयाबी का राज बहुत ही सीधा और सादा है। अभिषेक कहते हैं कि जब लोग उन्हें बल्लेबाजी करते दिखते हैं तो उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत सारे शॉट्स हैं, पर असलियत में ऐसा नहीं है। उनके पास सिर्फ कुछ ही खास शॉट्स हैं, लेकिन उन चंद शॉट्स पर उनका भरोसा इतना पक्का है कि वह किसी भी गेंदबाज के सामने डरते नहीं हैं। उनका मानना है कि अगर आपने किसी चीज़ की जी तोड़ प्रैक्टिस की है तो मैदान पर उसे दिखाने में हिचक रहती है। वो बस अपनी मेहनत पर यकीन करते और गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा देते हैं। अभिषेक की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह मैदान पर उतरने से पहले अपना होमवर्क बहुत अच्छे से करते हैं। वो घंटों बैठकर गेंदबाजों के वीडियो देखते हैं और ये समझते हैं कि सामने वाला उनके लिए क्या जाल बिछा सकता है। वो जानते हैं कि वो कोई बहुत भारी भरकम शरीर वाले खिलाड़ी नहीं है जो केवल ताकत के दम पर छक्के मारे, इसलिए उन्होंने टाइमिंग को अपना सबसे बड़ा औजार बनाया है। वो कहते हैं कि जोर से बल्ला घुमाने से बेहतर है गेंद को सही वक्त पर सही दिशा में मारा जाए। हर मैदान की मिट्टी अलग होती है और हर पिच का मिजाज अलग। अभिषेक की खूबी यही है कि वह खुद को बहुत जल्दी हर माहौल में ढाल लेते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि अभिषेक बहुत जोखिम भरा खेल खेलते हैं, लेकिन उनके लिए अपनी टीम की जीत सबसे पहले है। वह कहते हैं कि अगर टीम चाहती है कि शुरुआत में तेज़ी से रन बने तो वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। बहुत प्यारा सा मंत्र है कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो क्रिकेट में 200 की रफ्तार से रन बनाना चाहते हैं तो ये सिर्फ खाली पुलाव पकाने से नहीं होगा। इसके लिए मैदान पर मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा। वो कहते हैं कि लगातार डटे रहना ही किसी भी मुश्किल काम को आसान बना देता है। आज के भागते हुए दौर में सोचने का वक्त कम है, इसलिए आपकी तैयारी आपकी असली ताकत है। एक बहुत पते की बात जो हम सबको अपनी ज़िंदगी में उतारनी चाहिए कि हार के डर से सहम कर बैठने से अच्छा है कि आप लड़ते हुए आगे बढ़े। उनके कप्तान पैट कमिंस ने उन्हें सिखाया है कि अगर टीम मुश्किल में हो तब भी डरना नहीं। आउट होना मंजूर है लेकिन डर कर खेलना मंजूर नहीं। यही जज्बा अभिषेक को बहुत निडर खिलाड़ी बनाता है। हर मैच में उनके खिलाफ नई रणनीतियां बनती हैं, लेकिन उन्हें अपनी मेहनत पर इतना भरोसा है
कि वह हर चुनौती का मुस्कुराकर सामना करते हैं और इस भरोसे से, अपनी तैयारी से वो दुनिया की कोई भी जंग जीत सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में इस बार मुकाबला सिर्फ रैलियों और भाषणों तक सीमित नहीं है, बल्कि असली खेल चुनाव आयोग के मत आंकड़ों और मतदाता सूची में हुआ है। कोलकाता की 11 सीटों पर इस बार जो गणित उभर कर सामने आया, उसने बड़े बड़े सियासी दिग्गजों की नींद उड़ा दी है। चुनाव आयोग ने SIR के जरिए मतदाता सूची से लाखों फर्जी और भूतिया वोटरों के नाम काट दिए, जिसका सीधा असर वोटिंग प्रतिशत पर पड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग जो बम्पर मतदान की बात कर रहे हैं, पूर्व चुनाव आयुक्त कुरैशी सहित बहुत सारे विशेषज्ञ, सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे विशेषज्ञ ये बता रहे हैं कि जो पिछले बार 83% मतदान होता था, अगर आप मतदाता सूची को सही ढंग से देखें, उससे काटे हुए लोगों के नाम हटा दें, तो वही 83% अब 92% मतदान दिख रहा है। इस बदलाव को समझने के लिए चौरंगी विधानसभा का उदाहरण सटीक है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां करीब 2.10 लाख वोटर थे। अब आयोग की सफाई के बाद 83,000 नाम कट गए हैं और वोटर सिर्फ 1.26 लाख। मजे की बात यह है कि अगर 2026 के चुनाव में एक भी नया आदमी, जी हाँ, एक भी नया आदमी वोट डालने नहीं गया और सिर्फ पुराने चुनाव जितने ही वोट पड़े, तो भी वोटिंग का प्रतिशत अपने आप बढ़कर 92% पहुंच गया। यह कोई जादुई चमत्कार नहीं है, बल्कि लिस्ट से मारे हुए, जगह छोड़ के चले गए फर्जी नामों के हटने का नतीजा है। यही हाल कोलकाता की बाकी सीटों का भी है। इंटाली और जोड़ा सांको जैसी सीटों पर भी वोटरों की संख्या में भारी कमी है। आंकड़ों का ये नया खेल तृणमूल कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए अलग अलग मायने रखता है। तृणमूल इसे बीजेपी की साजिश और लोगों का गुस्सा बता रही है, लेकिन अंदर ही अंदर उनके खेमे में भी बेचैनी तो है, क्योंकि इन वोटों से जो बहुतायत उनके लोग माने जाते हैं, जीत का समीकरण बनता होता, वो अब खतरे में। दूसरी ओर भाजपा इसे एक सकारात्मक बदलाव मानती है। उन्हें लगता है कि अगर फर्जी वोटिंग रुकती है तो असली वोटर बाहर निकलता है, जो इस बार कोलकाता में कमल खिला सकता है। इसे भी हम मुंगेरी लाल के हसीन सपने कह सकते हैं। कुल मिलाकर कोलकाता की इन 11 VIP सीटों पर अब मुकाबला दिलचस्प है। हार जीत का फैसला छप्पा वोट या फर्जी मतदान से नहीं, बल्कि इस नए और पारदर्शी अंगणित से होगा। जमीन पर लोग वही हैं, गलियां वही हैं, लेकिन चुनाव आयोग की छलनी ने चुनावी समीकरणों को बदल दिया है। और देखना यह है कि भारतीय लोकतंत्र क्या जादू करता है, किस पार्टी की किस्मत चमकाता है 4 मई को। छत्तीसगढ़ के बलौदाबार जिले में स्थित बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य आज पूरे देश के लिए मिसाल है। कभी यहां से पूरी तरह खत्म हो चुके काले हिरणों की आबादी आज फिर से लहलहाने लगी है। इस बड़ी कामयाबी की तारीफ मैंने पहले भी बताया कि मन की बात में प्रधानमंत्री की है। मुख्यमंत्री साय भी उस उपलब्धि पर खुश जताते हुए प्रधानमंत्री के जिक्र से छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाए बता रहे हैं, बल्कि संरक्षण के काम में जुटे लोगों का हौसला भी बुलंद है। एक दौर था जब बारनवापारा में शिकार और जंगलों के कम होने की वजह से काले हिरण लगभग गायब हो गए थे। करीब 50 सालों तक, सूत्र बता रहे हैं, यहाँ एक भी काला हिरण नहीं देखा गया। लेकिन साल 2018 में राज्य वन जीव बोर्ड ने इन्हें दोबारा बसाने की एक खास योजना बनाई। शुरुआत में काम काफ़ी मुश्किल था और कुछ हिरणों की मौत भी हुई, लेकिन वन विभाग ने हार नहीं मानी। उन्होंने हिरणों के रहने के लिए वैज्ञानिक तरीके से बाड़े तैयार किए, उनके खाने पीने का खास ख्याल रखा। बीमार होने पर इलाज के लिए डॉक्टर तैनात किए। इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि जो इलाका कभी सुना पड़ा था, वहाँ आज लगभग 200 के करीब काले हिरणों का कुनबा खुशी खुशी छलांगे मार रहा है। बारनवापारा के खुले घास के मैदानों में इन हिरणों को दौड़ते देखना किसी भी जादू से कम नहीं लगता है। काले हिरण अपनी खूबसूरती और लंबी घुमावदार सींगों के लिए जाने जाते हैं। नर हिरण का रंग गहरा भूरा या काला होता है, जबकि मादाएं हल्के भूरे रंग की। ये कामयाबी दिखाती है कि अगर हम ठान लें तो विलुप्त हो रही प्रजातियों को भी उनके घर में दोबारा बसा सकते हैं। बारनवापारा की कहानी अब सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये प्रकृति के पुनर्जीवन की एक जीती जाती मिसाल है। प्रशासन अब हिरणों को, काले हिरणों को धीरे धीरे खुले जंगल में
छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में इनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ सके और हमारे लिए गौरव की बात बन सके। लीजिए फिर से न्यूड पार्टी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हाल ही में न्यूड पार्टी की चर्चे अभी थमे भी नहीं थे कि अब एक नई स्ट्रेंजर मीटअप पार्टी को लेकर बवाल। 26 अप्रैल रविवार को होने वाली इस पार्टी की खबरें जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पंजाब की एक इवेंट कंपनी इस प्रोग्राम की तैयारी की, जिसमें अनजान लड़के लड़कियों को एक साथ मिलने जुलने के लिए बुलाया गया। जैसे ही बजरंग दल को इसकी भनक लगी, उन्होंने मोर्चा खोल लिया और पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। इस पार्टी का विरोध इतना बढ़ा कि जिस नुक्कड़ कैफे में से आयोजित करने की तैयारी थी, उसके संचालक ने तुरंत बुकिंग रद्द कर दी। कैफे मालिक का कहना है कि उन्हें इस तरह के किसी विवादित प्रोग्राम की जानकारी बिल्कुल नहीं थी। अनजाने में इसकी बुकिंग हुई थी, इसलिए उन्होंने आयोजन से हाथ खींच लिए। हालांकि आयोजकों ने इसके बाद एक फार्म हाउस बुक करने की कोशिश की, जहां एंट्री फीस 40,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक रखी गई थी। बजरंग दल के पदाधिकारियों ने साफ चेतावनी दी कि वे शहर में इस तरह की भुआड़ता और लव जिहाद या किसी भी तरह की अश्लीलता को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर इस पार्टी का एक वीडियो काफ़ी वायरल है, जिसमें युवतियां डांस करती दिख रही हैं और मैसेज लिखा है कि महिलाओं की बुकिंग हाउसफुल हो चुकी है। जी हाँ, ये एक तरह का लालच है। स्ट्रेंजर पार्टी दरअसल एक ऐसा आयोजन होता है जहाँ बिल्कुल अनजान लोग मिलते हैं और इसमें स्पीड डेटिंग जैसे खेल होते हैं, जिसमें कुछ ही मिनटों में पार्टनर बदलना होता है। बजरंग दल ने साफ कहा कि अगर प्रशासन ने इन पर रोक नहीं लगाई तो वे खुद अपने तरीके से विरोध करेंगे। दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पर है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर का माहौल बिगाड़ने वाले किसी भी आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस ने साफ कर दिया कि जो लोग चोरी छिपे या नियमों के खिलाफ जाकर कार्यक्रम करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल रायपुर में इस मामले ने काफ़ी तूल पकड़ लिया और लोग इस तरह की पार्टियों के पीछे के मकसद पर सवाल उठा रहे हैं। बॉलीवुड के एक बहुत खूबसूरत शानदार गबरू अभिनेता जो अपनी खास स्टाइल और दमदार अदाकारी के लिए जाने जाते थे, फिरोज खान, आज उनकी पुण्यतिथि है। उनकी निजी जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। उनके किस्से बहुत से ऐसे सामने आते हैं जो काफ़ी चर्चा में रहे। फिरोज खान ने अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीने के लिए कई बड़े असर लिए, जिसका असर उनके परिवार पर भी रहा। उन्होंने सुंदरी नाम की एक सुंदर महिला से शादी की जो पहले से तलाकशुदा थी और उनकी एक बेटी भी थी। एक पार्टी में मुलाकात के बाद दोनों ने करीब 5 साल तक एक दूसरे को डेट किया और 1965 में शादी कर ली। शादी के बाद फिरोज खान और सुंदरी के 2 बच्चे हुए, फरदीन खान और लैला खान। फरदीन खान भी आज एक जाने माने फिल्म एक्टर है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी फिरोज खान की मुलाकात ज्योतिका धनराजगिर नाम के एक एरिस्टो से हुई। ज्योतिका के प्यार में फिरोज इस कदर डूबे कि उन्होंने अपनी पत्नी सुंदरी और बच्चों को छोड़ दिया। वह ज्योतिका के साथ बेंगलुरु में लिव इन रिलेशनशिप पे रहने लगे। ये वो दौर था जब उनकी इस लव लाइफ में पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हंगामा मचा दिया। दोनों 10 साल तक साथ रहे। इस दौरान ज्योतिका अक्सर फिरोज खान से शादी के लिए कहती, लेकिन वो उसे टाल देते। आखिरकार ज्योतिका ने तंग आकर उनसे रिश्ता तोड़ लिया और लंदन चली गई। फिरोज खान वापस अपनी पत्नी सुंदरी और बच्चों के पास लौट आए, लेकिन सुंदरी उन्हें माफ़ नहीं कर पाई। लंबे समय तक चली अनबन के बाद 1985 में दोनों ने आधिकारिक तौर पर तलाक ले लिया। फिरोज खान का लेकिन फिल्मी सफ़र बहुत शानदार रहा। आखिरी वक्त मुश्किल भरा भी रहा। उनकी फिल्मों में धर्मात्मा, अपराध, आदमी और इंसान और ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं और अक्सर नागिन, कुर्बानी ऐसी फिल्में हैं जिसमें विनोद खन्ना, सुनील दत्त और बहुत सारे बड़े स्टार के साथ उन्होंने शानदार अभिनय किया। साल 2009 में कैंसर से जूझते हुए 69 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनकी आखिरी फिल्म वेलकम थी, जिसमें उन्होंने RDX का यादगार किरदार निभाया था। धर्मात्मा, अपराध, कुर्बानी, आदमी और इंसान और बहुत सारी सुपरहिट फिल्में देने वाले
फिरोज खान ने अपनी ज़िंदगी और कैरियर दोनों को शर्तों पे जिया। आज भी फैंस उन्हें उनकी बेबाकी और स्क्रीन पर दिखने वाले रॉयल स्टाइल के अंदाज के लिए याद करते हैं। फिरोज खान को डीएन न्यूज़ प्लस की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। आज के लिए चर्चा में इतना ही। इजाज़त दीजिए। शकील साजी को नमस्कार।